नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस है। आज ही के दिन बांग्लादेश बांग्लादेश में फॉर्मली पाकिस्तान की फौजों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और तब से हम 1971 से इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। बांग्लादेश में भी 16 दिसंबर को विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। हालांकि उनका इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को वो मनाते हैं। ये मैं आपको जल्दी से इसलिए बता दूं कि जनरली जिस दिन आदमी एक तरह से 16 दिसंबर को वो मुक्त हुए थे, लेकिन वो 26 मार्च को मनाते हैं। उसके पीछे स्टोरी ये है कि शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च को ये अनाउंस किया कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान के अंडर नहीं है और वो एक आज़ाद देश बन के रहेगा। तो तब से वो उस पे उन लोग इमोशनली 26 मार्च से को ही अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। हालांकि मेजर जियाउर रहमान ने 27 मार्च को, जो बांग्लादेश का उस समय का रेडियो था 1971 में, उस पर अनाउंस किया था इस तरह की बात, और 16 दिसंबर 1971 में वहाँ की सेनाओं ने अपने अस्त्र शस्त्र भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। चूंकि आज जय जवान जय किसान की भी बात हो रही है, जय किसान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पहले जय जवान की बात कर लेंगे, फिर जय किसान की भी बात कर लेंगे। और मैं ये एक रेफरेंस से इसलिए कह रहा हूं कि जो आज किसी ने भी, हमारे जो सिख लोग भाई हैं, जो एक तरह से मुकुट हैं इस देश का, शीर्ष हैं, उनके बारे में कुछ लोगों ने खराब बातें कही हैं नेतागिरी के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में, घोर राजनीति के चक्कर में। मैं जरा वो आपको एक बार याद दिला दूं। और दूसरा याद दिला दूं कि इंदिरा गांधी जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में 1971 में कितने मुश्किल दौर में हम लोगों ने ये सब किया था। सबसे पहली बात कर लें कि 1971 में जब ये लड़ाई शुरू हो गई, 25 मार्च को फॉर्मली पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर, मतलब उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, लोगों को गिरफ्तार करना और ये सब शुरू कर दिया। तो अच्छा, अब उसका तुरंत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा था। तो ऐसा लगा कि अब लड़ाई के बिना ये मामला ठीक नहीं होगा। 25 अप्रैल को हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उस कैबिनेट मीटिंग में जो हिंदुस्तानी आर्मी के जनरल साहब थे, जनरल मानेकशॉ, उनको भी बुलाया गया। अब ये बहुत अनयूजुअल चीज होती है कि जनरल को भी कैबिनेट में बिठाया जाए। जब कैबिनेट की मीटिंग हो गई, उसके मतलब उसी मीटिंग के दौरान ये सब समस्या पे विचार हुआ और फिर इंदिरा गांधी ने, ये फेमस, ये चीजें बहुत जगह आपने पढ़ी होंगी, इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ से कहा कि आप तुरंत बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर दीजिए, या पाकिस्तान के ऊपर, उस समय बांग्लादेश माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दीजिए। तो मानेकशॉ ने उनको जवाब दिया था कि आई गारंटी यू 100% डिफीट अगर आपने अभी अटैक किया। मानेकशॉ का कहना यह था कि अभी तुरंत अटैक नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान की फौजों को रीग्रुप होने में, रीअसेंबल करने में टाइम चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो अप्रैल का महीना था। ये तय बात थी कि वो दोनों फ्रंट पे, वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट, दोनों फ्रंट खोलेंगे अगर लड़ाई होगी। उनको खतरा यह था कि कहीं नॉर्दर्न फ्रंट जो चाइना है, वो भी हिंदुस्तान से, क्योंकि वो पाकिस्तान के बहुत नजदीक था, वो भी कहीं उधर से प्रेशर ना बनाए। तो वो चाहते ये थे कि जाड़ा के मौसम आ जाए। जब जाड़ा हो जाती है तो हिमालय का अपने आप बर्फ पड़ती है और वो एक नेचुरल बॉर्डर हो जाता है, जिस समय चाइना की तरफ से कोई खतरा नहीं रहेगा। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी थी। आज आप ये बताइए, हिंदुस्तान के किसी जनरल में क्या ये हिम्मत है कि वो देश की जो इस समय आला कमान है, जो सरकार है, उसके सामने इतनी दृढ़ता से अपनी बात, इतने खुले शब्दों में अपनी बात कहे कि आई गारंटी यू 100% डिफीट। क्योंकि अगर ये इस तरह की कोई राय भी दे रहा है तो उसको देशद्रोही कह दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो उसको देशद्रोही कह दिया जाएगा। मैं इस रेफरेंस से इस बात को आपसे कह रहा था। एक दो लोगों के नाम मैं और लूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नाम है। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी, जो पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर थे ईस्टर्न सेक्टर, वहां पे उन्होंने सरेंडर किया था। ये सारी दुनिया को पता है। और ये भी बात होती है कि वो एक सिख थे। लेकिन मैं 3 अफसरों की और बात करूंगा जिनका इंपॉर्टेंट, 3 अफसरों नहीं, 3 लोगों की और बात करूंगा जिनका इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें से एक मेजर जनरल J.F.R. जैकब थे, क्योंकि ये J.F.R. जैकब, मेजर जनरल जैकब थे जिन्होंने ये जाके नियाजी के ऊपर इतना प्रेशर बनाया था कि तुम्हारे पास आत्मसमर्पण के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये भी आप
बहुत से लोग जानते होंगे। ये तो हो गई ईस्टर्न, जहां पे बांग्लादेश है ना। वेस्टर्न सेक्टर की जरा बात कर लें, और इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, चूंकि वो कमांडर थे कंबाइंड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, वो वहां से फिर कलकत्ता से उड़ के गए और उनके सामने उन्होंने अपने हथियार डाले, और देश को लगा कि एक सिख के सामने उस जनरल नियाजी ने अपने हथियार डाले, तो सबको याद है। दूसरा, मैं एक और सिख की बात आपको याद कर दूं, क्योंकि उसको कह के फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो वेस्टर्न सेक्टर की बात है। लोंगोवाल। लोंगोवाल में अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी फौज ने बहुत टैंक का बड़ा अटैक किया था, और उस समय उन्होंने कहा था कि हम जैसलमेर में खाना खाएंगे और रात का खाना हम उधर जोधपुर में खाएंगे, ये सब बात हुई थी। लोंगोवाल की उस पोस्ट को 23 पंजाब रेजिमेंट के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी डिफेंड कर रहे थे अपने बहुत 80-82 सिपाही फौज साथियों के साथ, और उसको उन्होंने डिफेंड किया था। आप सब ने बॉर्डर पिक्चर में जो सनी देओल का रोल है वो आप सब लोगों ने देखा होगा। वो बैटल ऑफ लोंगेवाला थी, जो हिंदुस्तान की आज भी लड़ाइयों में वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडेड पोस्ट मानी जाती है। मैं एक और नाम ऐसा ले रहा हूं कि जिसका नाम बहुत इतिहास में नहीं लिया गया है, और वो भी एक सिख था, और उसका नाम है स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह ऐसे हैं जो जिनको क्योंकि इतिहास भूल जाता है। पहली मैं उनकी बात बता दूं, हिंदुस्तान के अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्वर्ण सिंह है। 1952 से 1976 तक 24 साल तक लगातार हिंदुस्तान में केंद्रीय मंत्री रहे। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे। डिफेंस मिनिस्टर के दौरान जो ये जीता, हम लोगों ने जीता। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको इसलिए याद दिला दूं कि ये हिस्ट्री आपको पता रहनी चाहिए। हिंदुस्तान का वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो जो यूएस की तरफ से खतरा आया था 7th फ्लीट का, जिसमें वो वॉर में एंगेज होना चाह रहा था और ढाका की तरफ उनकी फ्लीट बढ़ रही थी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोवियत यूनियन हमारी मदद में आया था और उसने अपना बेड़ा मूव किया था। और इन सबके पीछे एक इंपॉर्टेंट था इंडो सोवियत ट्रीटी जो साइन, फ्रेंडशिप ट्रीटी जो साइन हुई थी 9 अगस्त 1971 को, जो स्वर्ण सिंह ने जाके मॉस्को में साइन की थी। मैं ये आपको इतिहास की ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लोग थे, इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, लेकिन आज लोग उनको नहीं याद कर रहे, वो अलग बात है। अब जरा हम लोग थोड़ी देर आ जाएं, जय जवान की बात हो गई, अब जरा जय किसान की बात कर लें। 1971 में हिंदुस्तान की आबादी रफली 57 करोड़ थी, रफली, और बांग्लादेश से करीब करीब 1 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान में आ गए थे। फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था वो 1970 की फिगर में आपको बता दूं 108 मिलियन मेट्रिक टन। आज हम 330 मिलियन मेट्रिक टन है। जब देश आजाद हुआ था तो करीब 52 मिलियन मेट्रिक टन थे, और उसके 71 के बाद ही हमारी 2 बार हमारी जो रेन थी वो फेल हुई थी, मानसून फेल हुआ था, अकाल की स्थिति थी। दूसरा क्या हुआ था कि क्रूड ऑयल प्राइस, जो क्रूड ऑयल प्राइस 64 में $3.60 पर बैरल थे, वो 74 आते आते $9.35 हो गए थे, और 75 में $12.21 हो गए थे। बेहिसाब क्रूड प्राइसेस बढ़े थे, और क्रूड प्राइसेस बढ़ने का सीधा असर फर्टिलाइजर पे हुआ था। तुम्हारी फर्टिलाइजर महंगी हो गई थी, तो एक तो मॉनसून फेल हुआ, फर्टिलाइजर महंगी हुई, और प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान में करीब 1 करोड़ 30 लाख नई आबादी हो रही थी। तो एक तरह से हमें 1 करोड़ 30 लाख नए जो लोग थे उनका भी पेट भरने का इंतजाम करना था। हमारा 74-75 में 70 के बराबर करीब करीब 108 मिलियन मेट्रिक टन ही अनाज हुआ था, इस लेस क्रॉप की वजह से। 10 मिलियन टन जो हमारा टारगेट था उससे कम हुआ था। उस समय इनफॉर्मली, क्योंकि हम मदद मांग रहे थे यूएस से भी, इनफॉर्मली उसको कहा जाता है हरदम। और उसके पहले मैं एक बैकग्राउंड बता दूं, 72-73 में हिंदुस्तान की जब फूड ग्रेन की बहुत समस्या थी, तो लोन के रूप में रशिया ने, चूंकि हमारी एक ट्रीटी साइन हुई थी, हमें 2 मिलियन मेट्रिक टन उधार के रूप में फूड ग्रेन दिया था। 72-73 की एक फिगर मैं आपको इसलिए बता दूं क्योंकि तब चीजें समझना आसान होगा। हमने जो कमर्शियल रेट है उस पे 4.2 मिलियन मेट्रिक टन अनाज कनाडा, यूएस, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से खरीदा था। फिर 73-74 में, उसके अगले वर्ष, फिर हमने 2 मिलियन मेट्रिक टन अनाज कमर्शियल रेट पे यूएस और अर्जेंटीना से खरीदा था। मैं थोड़ा उस समय आपको बता दूं कि उस समय अनाज का रेट क्या था। वो रेट इसलिए समझ लीजिए कि उससे आपको बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उस समय
करीब 160 से 180 डॉलर पर मेट्रिक टन अनाज का रेट था। डॉलर को उस समय आप पकड़ लीजिए 8 रुपया था, वो आप देख लेंगे तो 8 रुपया डॉलर का रेट था। तो 8 रुपये डॉलर का रेट था, अगर इसको गुणा भाग करेंगे तो पर केजी रेट आ रहा है 1 रुपया 44 पैसा पर केजी का रेट था, 1 रुपया 44 पैसा। ये बात मैं 73, 74 के आसपास की कर रहा हूं। अब इससे एक रिलेटेड चीज और समझ लीजिए, क्योंकि हम कहां आज पहुंचे हैं और किसानों के कष्ट आपके समझ में आएंगे। मैं इंदिरा गांधी की बात फिर एक बार कर लूंगा। आज एमएसपी कितना है? 1865। उस समय बाजार मूल्य क्या था जब एमएसपी उस समय नहीं था 71 में? 1 रुपया 44 पैसा पर केजी। अब एक आपको और उदाहरण दे दूं तो समझना आसान हो जाएगा। 1971 में 10 ग्राम सोना, जिसको हम लोग 1 तोला बोलते हैं, 200 रुपए में मिलता था। ये गूगल करके देख लीजिए, रेट सारे गूगल करके देख लीजिए। मतलब अगर आपको 1 तोला सोना खरीदना है या 10 ग्राम सोना खरीदना है तो आपको 138 केजी गेहूं अगर आपके पास है तो आप इतना सोना खरीद सकते हैं। ठीक है। आज 138 केजी गेहूं को अगर आप 1865 नहीं 1900 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना पैसा आया? 2638 रुपया। आज 2638 रुपए में आप कितने ग्राम सोना खरीद पाएंगे? मतलब उस समय 138 किलो आप व्हीट लेके, गेहूं लेके 1 तोला सोना खरीद सकते थे। आज आपको उसके बदले में 2638 रुपया मिल रहा है। अब भी लोगों का यह कहना है कि नहीं, किसान बहुत मजे में, किसान के साथ कोई नहीं। किसान के साथ जितनी जाति और जितनी लूट हुई है वो शायद आजाद भारत में किसी और व्यक्ति के साथ नहीं हुई है। और इसीलिए मैं शायद, जो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं आप क्यों किसान के साथ, इसीलिए मैं बिल्कुल ठीक से खड़ा। एक जल्दी से बात और इसलिए कर लें क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया है कि करीब वो 45 साल पहले जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसको फिर से किया जाए और उसकी भर्त्सना की जाए और उसको एक क्रिमिनल एक्ट माना जाए और ये माना जाए कि वो ठीक नहीं है। और उसकी पैरवी कर रहे हैं, वो पिटीशन एक आई, उसकी पैरवी कर रहे हैं हरीश साल्वे। उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें रुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन बॉन्ड पे कोई अभी तक निर्णय नहीं आ रहा है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बहुत से इस तरह की चीजें हैं जिसपे उनको अपना निर्णय देना चाहिए और वो निर्णय छोड़ के उनको इन सब चीजों के लिए टाइम है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इंदिरा गांधी अगर वो इमरजेंसी नहीं लगाई होती तो शायद उससे बड़ा प्राइम मिनिस्टर, उससे ज्यादा ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको लोग याद रखते कोई होता नहीं हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। लेकिन उनका वो जो 71 वॉर, उसके बाद जो भी देश की तरक्की हुई, हम सेल्फ सफिशिएंट बने फूड ग्रेन में, ये सारी चीजें उनके एक एक्शन से, उनके सिर्फ एक एक्शन इमरजेंसी की वजह से, वो एक हरदम उनके कैरियर पे, उनके उस पे एक दाग जैसा रहेगा। लेकिन ये भी याद दिला दूं क्योंकि ये चीज याद रखना जरूरी है। और उसके बाद 1977 में जब जनता ने उनको रिजेक्ट किया तो 1980 में उनको वापस फिर ज्यादा मेजॉरिटी के साथ बिठाया था और ये मान के कि जो हुआ आप इन लोगों से बेहतर थे। मेरा कहना यह है कि जो आज की तारीख में बार बार यह हो रहा है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हम लोग एक नया भारत बनाएंगे, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि शायद जो किसानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, जो जवानों को जिस ढंग से जवान की शहादत को हम लोग वोट में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिन ना आ जाए जब फिर से लोगों को लगे कि चाहे लाख खराब पुरानी पार्टी थी लेकिन इससे बेहतर थी। तो आज विजय दिवस के दिन 16 दिसंबर को हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। आप सब लोगों को विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।